और 30 सितंबर को फाइनल मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई। फाइनल मतदाता सूची भी सभी राजनीतिक दलों को दी जा चुकी है और अभी भी अगर उसमें कोई भी इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर से कोई गलती रह गई हो तो उसके ऊपर जिला अधिकारी के पास अपील फाइल की जा सकती है। और साथ ही साथ किसी का नाम अगर छूट गया हो तो वो नॉमिनेशन के 10 दिन पहले तक जुड़वा सकता है। नॉमिनेशन समाप्त होने पर जो भी मतदाता सूची फाइनल होगी उस पर चुनाव होंगे और उसके उपरांत कोई भी नाम जोड़ा नहीं जा सकता। अभी हाल ही में चुनाव आयोग की पूरी टीम ने और हम तीनों चुनाव आयुक्त ने बिहार का दौरा किया और दौरा करने के बाद जो सारी चीज़ें समीक्षा के उपरांत आईं उसके तहत ये निर्णय हुआ कि आज हम आपके समक्ष बिहार के सभी मतदाताओं के लिए, सभी राजनीतिक दलों के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान करें। बिहार में हम लोग सभी राजनीतिक दलों से मिले, सभी जिला कलेक्टर्स, एसपीज, आईजी, डीआईजीज, डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी, डिविजनल कमिश्नर्स, एनफोर्समेंट एजेंसीज, सबके साथ सीएपीएफ के नोडल ऑफिसर्स, सबके साथ बैठकें हुई और आपके माध्यम से बिहार की जनता को चुनाव आयोग ये बतलाना चाहता है कि इस बार बिहार के चुनाव न केवल मतदाताओं के लिए बहुत ही सुगम और सरल होंगे, न केवल पूरी चुनावी मशीनरी तत्परता के साथ मतदाताओं के साथ खड़ी रहेगी, न केवल लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था पर पूर्ण निगरानी रखी जाएगी, बल्कि शांतिपूर्ण ढंग से, पूर्ण पारदर्शी तरीके से बिहार के होने वाले चुनाव शायद सबसे अच्छे चुनावों के रूप में परिलक्षित होंगे, ऐसी चुनाव आयोग की मंशा है। इसके लिए चुनाव आयोग सभी राजनीतिक दलों का, सभी मतदाताओं का और सभी मीडिया कर्मियों का भी सहयोग अपेक्षित करता है। इसके पहले कि हम तारीखों की तरफ बढ़ें, एक छोटी सी प्रेजेंटेशन है जिससे कि काफ़ी वस्तु स्थिति आप सब लोगों के भी समक्ष आएगी और जनता के भी समक्ष आएगी। प्रेजेंटेशन प्लीज। बिहार में कुल 243 विधानसभा क्षेत्र हैं। इसमें अनुसूचित जाति के लिए 38 और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 रिजर्व्ड हैं। नेक्स्ट। एक ओवरव्यू अगर लिया जाए मतदाताओं का, तो कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 7.42 करोड़ है, जिसमें कि मेल 3.92 और फीमेल 3.5 करोड़ हैं। सीनियर सिटीजन्स लगभग 4 लाख हैं। 100 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके मतदाता लगभग 14,000 हैं और फर्स्ट टाइम वोटर्स लगभग 14 लाख हैं। जैसा कि आप सबको विदित है, इस बार चुनाव आयोग ने मतदाताओं की सहूलियत के लिए, उनकी सुविधा के लिए हर मतदान केंद्र पर
1200 से ज़्यादा मतदाता न हो, ऐसा लक्ष्य रखा है। इसके चलते पोलिंग स्टेशंस की संख्या में वृद्धि हुई और अब बिहार में 90,712 पोलिंग स्टेशंस हैं। एवरेज वोटर्स पर पोलिंग स्टेशन लगभग 818, वुमेन मैनेज्ड 1044 और मॉडल पुलिस स्टेशन लगभग 1350। हर पोलिंग स्टेशन पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था होगी, जिससे चुनावी प्रक्रिया के ऊपर वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा निगरानी किया जा सके। बिहार में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें भी हैं। दियारा रीजन में लगभग जो 250 पोलिंग स्टेशन हैं, वहाँ घोड़े से पेट्रोलिंग होती है और इसी तरीके से लगभग 197 पोलिंग स्टेशंस में नाव के ज़रिए पोलिंग पार्टीज जाती हैं। चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार हर मतदान केंद्र पर एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ प्रदान की जाएंगी, जिसमें कि पोल वॉलंटियर्स होंगे, हेल्प डेस्क होंगी, रैंप होगा, टॉयलेट्स होंगे, ड्रिंकिंग वाटर, साइनेजेस, लाइट की सही व्यवस्था और वोटर फैसिलिटेशन सेंटर। जो हमारे बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता हैं, उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए पोलिंग स्टेशंस ग्राउंड फ्लोर पर होंगे। अगर रैंप है तो 1:12 के रेशियो में प्रॉपर ग्रेडियंट से बनेंगे। वॉलंटियर्स भी रहेंगे, व्हील चेयर की फैसिलिटीज़ भी दी जाएगी और अगर इनमें से कोई भी 85 प्लस के उम्र के अगर लोग हैं या 40% से ज़्यादा जिनकी डिसेबिलिटी है, अगर वो चाहें तो फॉर्म 12D भर सकते हैं और उसके उपरांत उन्हें होम वोटिंग की सुविधा भी दी जाएगी। बिहार के दौरे पर चुनाव आयोग ने जिला मजिस्ट्रेट्स को, सुपरिंटेंडेंट्स ऑफ पुलिस को और सभी एनफोर्समेंट एजेंसीज को सख्त निर्देश दिए हैं। ज़ीरो टॉलरेंस टू एनी वायलेंस, no scope for any kind of intimidation or threat to voters or candidates. CAPF will be deployed adequately and in advance as a confidence building measure. All officers to act in absolutely impartial way and easily accessible to all the stakeholders. इसके बारे में मैं आपको बाद में भी बताऊंगा। अगर कोई फेक न्यूज़ या मिस इन्फॉर्मेशन होती है, खास तौर से सोशल मीडिया या किसी भी और प्लेटफॉर्म पर, तो उस मिस इन्फॉर्मेशन को काउंटर किया जाएगा और स्ट्रिक्ट विजिल रखी जाएगी सारे चेक पॉइंट्स पर, जिससे कि ड्रग्स, लिकर और कैश का इलीगल ट्रांजैक्शन न हो पाए। बिहार के पूरी चुनाव का तंत्र है, उसके साथ मिलकर बिहार के इन चुनावों में 17 नए इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, जो कि बिहार से शुरू होकर पूरे देश में लागू होंगे। चुनाव आयोग ने इसके ऊपर एक इनिशिएटिव के ऊपर काफ़ी चर्चा और इनकी प्रायोगिकता को देखते हुए ये कदम उठाया है और एक ऐतिहासिक कदम इसको माना जाएगा। ट्रेनिंग, पहली बार जो चुनाव आयोग का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट, वहाँ पर बिहार के सभी बूथ लेवल एजेंट्स जो जिला स्तर के थे, बूथ लेवल एजेंट 1
उनकी ट्रेनिंग का आयोजन किया गया। इसी तरह से अब जहाँ जहाँ चुनाव होंगे वहाँ वहाँ बूथ लेवल एजेंट्स 1 की भी ट्रेनिंग IIIDM द्वारिका में की जाएगी। जो बूथ लेवल ऑफिसर्स होते थे, पहले उनकी ट्रेनिंग या तो विधानसभा स्तर पर हो जाती थी या कई बार जिला स्तर पर। तो इस बार हर विधानसभा क्षेत्र के 4 से 5 BLOs को IIIDM में बुलाया गया और उनको चुनावी प्रक्रिया के बारे में अवगत कराया गया, जिससे कि हमें अब जो चुनावी तंत्र है, जो जमीनी स्तर का चुनावी तंत्र है, उसमें बहुत ही ज़्यादा बदलाव देखने को मिला। साधारण तौर से पुलिस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग भी जिला स्तर पर या राज्य स्तर पर होती थी, लेकिन चूंकि लॉ एंड ऑर्डर एक सेंसिटिव सब्जेक्ट है और ख़ास तौर से जब CAPF जाती हैं तो जिला पुलिस प्रशासन और CAPF का समन्वय भी बहुत आवश्यक होता है। इसके लिए पहली बार पुलिस ऑफिसर्स की भी IIIDM में ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई। ये तीनों लॉजिस्टिक्स के हिसाब से और ट्रेनिंग के हिसाब से बहुत बड़े कदम रहे। मतदाता सूची लगभग 22 वर्षों के बाद बिहार में मतदाता सूची के शुद्धिकरण का कार्य सफलतापूर्वक 30 सितंबर को संपन्न हुआ। लगभग सभी राजनीतिक दलों ने ये मांग की थी कि मतदाता सूची में काफ़ी त्रुटियां हैं और इसको मद्देनज़र रखते हुए ये कदम उठाया गया। हालांकि सोशल मीडिया पर इसके बारे में कुछ बढ़ चढ़कर कहा गया, लेकिन सत्यता ये है कि आज की तारीख में बिहार के 243 इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स ने 90,000 बूथ लेवल ऑफिसर्स के साथ मिलकर 1.6 लाख बूथ लेवल एजेंट्स, जो कि 12 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों ने नियुक्त किए थे, उनके साथ मिलकर इस सूची को शुद्ध करने का बहुत ही सराहनीय काम किया है और बिहार ने देश को ये राह दिखाई है। चूंकि विशेष गहन परीक्षण में काफ़ी मेहनत जमीनी स्तर के अधिकारियों को करनी पड़ी, तो जो रिन्यूमरेशन था, जो BLOs का था और जो बाकी अधिकारियों का था, उसको भी कई वर्षों के बाद बढ़ाया गया और ख़ास तौर से EROs और AEROs का ऑनरेरियम तो पहली बार दिया गया। जिन मतदाताओं के नाम सूची में नए जुड़े हैं या जिन मतदाताओं की एंट्रीज में कोई चेंज है, जैसे पता बदल गया, तो ऐसे मतदाताओं को नए वोटर कार्ड दिए जाने हैं। चूँकि पहले कई दिनों तक या कई बार महीने लग जाते थे वोटर कार्ड मिलने में, इसीलिए चुनाव आयोग ने सभी एजेंसियों के साथ मिलकर यह SOP बनाया कि किस तरीके से 15 दिन के भीतर मतदाताओं के हाथ में इलेक्टर फोटो आइडेंटिटी कार्ड, जिसको सामान्यतः वोटर कार्ड कहा जाता है, वो उनके हाथ में आए। इसी तरीके से जो हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं, जब वो मतदाताओं के घर घर जाते हैं तो उनको भी पहचान पत्र पहली बार चुनाव आयोग ने डिज़ाइन भी किया और उनको दिया भी। कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस जो आने वाला है, देश की प्रगति को ध्यान में रखते हुए और ख़ास तौर से बिहार की प्रगति को ध्यान में रखते हुए लगभग काफ़ी मतदाताओं के पास मोबाइल होते हैं और उनको इस बात की समस्या रहती थी कि हम मोबाइल लेके अगर घर पर छोड़ के जाते हैं तो दिक्कत होती है और लेके जाते हैं तो हम कहाँ उसको रखें, क्योंकि मोबाइल फ़ोन पोलिंग स्टेशन के अंदर अलाउड नहीं है। इसलिए एक नई व्यवस्था बनाई गई जिससे कि पोलिंग स्टेशन के कमरे के ठीक बाहर कोई भी मतदाता अपना मोबाइल फ़ोन जमा करा सकता है, अंदर जाके अपना वोट डाल सकता है और बाहर आने के बाद अपना मोबाइल लेके घर जा सकता है। हर मतदाता को
नॉमिनेशन का प्रोसेस खत्म होने के बाद एक वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप दी जाती है। वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप देने का लक्ष्य सिर्फ ये रहता है कि मतदाता को, क्योंकि कई बार बूथ बदल जाते हैं या कई बार मतदाता नए होते हैं, तो उनको वोटर स्लिप पर, इन्फॉर्मेशन स्लिप पर अपने बूथ का नाम और सारे डिटेल्स मिल जाते हैं। तो वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप पर बहुत ही छोटा चेंज करने के बाद मतदाताओं की सहूलियत बहुत बढ़ गई, क्योंकि उसमें उनका पोलिंग स्टेशन का नंबर, पोलिंग स्टेशन की जगह कोने में बड़े रूप में दिखा दी गई। पहले उनको पूरे में ढूंढना पड़ता था। चुनाव आयोग की लगभग विगत कई वर्षों से एक एक करके ऐप्स बनती चली गई और लगभग 40 ऐप्स आज की तारीख में चुनाव आयोग के पास हैं। तो इन सबको एक जगह समन्वित करते हुए, क्योंकि हर मतदाता या हर स्टेक होल्डर हर 40 ऐप को डाउनलोड नहीं कर सकता, तो ECI नेट जैसी मदर ऑफ ऑल ऐप्स का एक लक्ष्य रखा गया और ECI नेट में अब धीरे धीरे करके सारी ऐप्स आ चुकी हैं और इसका प्रोग्रेसिव इम्प्लीमेंटेशन भी वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में बिहार से शुरू होगा। पोलिंग स्टेशन में मैं आपको बता चुका हूं, जिससे कि क्यूज लंबी न हो और मतदान के समय में मतदाताओं को सहूलियत भी रहे और ख़ास तौर से मतदान के आखिरी घंटों में ज़्यादा भीड़ न हो, इसके लिए संख्या 1200 निर्धारित की गई। कैंडिडेट्स के बूथ पहले मतदान केंद्र से काफ़ी दूर तक लगाए जाने के निर्देश थे, जिससे कि कैंडिडेट्स को भी और मतदाताओं को भी काफ़ी असहूलियत होती थी। और इसीलिए जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के संग ज़मीनी स्तर पर EROs की मीटिंग हुई, DMs की मीटिंग हुई, CEOs की मीटिंग हुई, उनसे मिले सुझावों के अनुरूप लोक प्रतिनिधित्व कानून के अनुरूप 100 मीटर की दूरी तक हर कैंडिडेट अगर चाहे तो अपने बूथ्स लगा सकता है। चुनावी प्रक्रिया पारदर्शी हो, उसकी पूर्ण निगरानी हो, ERO भी उसको देख पाएँ और कोई भी अगर गलती पाए जाए तो उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जा सके। इसके लिए पहले लगभग 50% प्लस पोलिंग स्टेशंस में वेबकास्टिंग होती थी और अब इसको 100% पोलिंग स्टेशंस में लागू कर दिया गया है, जिससे कि निगरानी तंत्र के लिए सुगमता होगी। कई बार प्रत्याशियों ने ये शिकायत की थी कि जो हमारी फ़ोटो होती है वो चूँकि ब्लैक एंड वाइट में आती है और जमा तो कलर्ड करते हैं तो वो पहचान में नहीं आती और काफ़ी हतोत्साहित उनको होना पड़ता है जब वो EVM में उनकी फ़ोटो अच्छी नहीं आती है। तो छोटा सा कदम, लेकिन इसमें फिर चुनाव आयोग ने निर्णय लिया कि एक तो फ़ोटो कलर्ड लगाई जाएगी और साथ ही साथ जो सीरियल नंबर होता है उसका फॉन्ट भी बड़ा किया जाएगा, जिससे कि प्रत्याशियों की पहचान भी आसानी से हो जाए और मतदाताओं को सुविधा भी हो। काउंटिंग, कई बार जब मॉक पोल होता है तो मॉक पोल के समय मॉक पोल का डेटा डिलीट करना प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स भूल जाते हैं और इसीलिए जब काउंटिंग होती है तो फॉर्म 17C और काउंटिंग यूनिट का मिलान नहीं हो पाता। ऐसे केस में किसी भी शंका को न रखा जाए, इसलिए जब भी 17C या वीवीपैट में मिसमैच होगा तो उन EVM से रिलेटेड वीवीपैट्स की पूर्ण गिनती की जाएगी। इसी तरीके से ये भी एक मांग सभी राजनीतिक दलों की थी कि पोस्टल बैलेट्स की गिनती पहले शुरू की जाए और पहले ख़त्म की जाए। तो इसलिए चुनाव आयोग ने पारदर्शिता के लिए भी और इसके लिए भी, जिससे कि पोस्टल बैलेट्स पर पूर्ण ध्यान दिया जाए उनकी गिनती पर
और कोई जल्दबाजी भी न की जाए, तो ईवीएम के लास्ट 2 राउंड से पहले पोस्टल बैलेट की गिनती समाप्त करना अनिवार्य होगा। जैसा आप सब लोग को पता है, जब चुनाव खत्म हो जाता है तो फिर आंकड़ों की आवश्यकता कई लोगों को पड़ती है। मीडिया को भी होती है, एनजीओज़ को भी होती है, सिविक सोसाइटीज़ को होती है और आम जनता को भी होती है। तो इसके लिए चुनाव आयोग की एक पद्धति रही जिसको इंडेक्स कार्ड कहा जाता है, लेकिन इंडेक्स कार्ड का सारा डेटा कलेक्ट करने में कई बार सप्ताह और कई बार महीनों लग जाते थे। तो अब चूंकि ECI नेट भी आ रहा है और डिजिटल का युग है, इसीलिए डिजिटल इंडेक्स कार्ड्स एंड रिपोर्ट्स सारे आपको चुनाव खत्म होने के कुछ ही दिनों के भीतर वेबसाइट पर या ऐप पर मिल जाएंगे। इस चुनाव की विशेषता है ये स्लाइड। द एंटायर इलेक्शन मशीनरी ऑफ बिहार इज जस्ट अ कॉल अवे। अर्थात अगर कोई भी मतदाता या कोई भी व्यक्ति ECI नेट ऐप को डाउनलोड करता है और अगर अपने एपिक नंबर डिटेल को डालता है, वोटर कार्ड के नंबर को डालता है, तो वो अपने BLO से बात कर सकता है। वो अपने जो बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं उनको अपनी कॉल बुक कर सकता है और बात कर सकता है। अगर उसकी कोई भी समस्या है तो वो BLO से बात करके उसका निदान कर सकता है। इसी तरीके से जो इलेक्शन कमीशन का बहुत पॉपुलर नंबर है 1950, आपको भी कोई भी बिहार का मतदाता अगर इस समय बिहार से बाहर है तो भी उसको सिर्फ +91 अगर मोबाइल से आप डायल करते हैं तो +91 जो इंडिया का कोड है वो लगाना है। STD कोड जहाँ का भी आपकी विधानसभा क्षेत्र है वहाँ के SDM का STD कोड और 1950 अगर आप ये डायल करते हैं तो 243 EROs सारे मतदाताओं की सेवा के लिए खुले रहेंगे। इसी तरीके से अगर आपको ERO के कॉल सेंटर से संतुष्टि नहीं मिलती है तो 38 DMs के यहाँ भी आप 1950 पे कॉल कर सकते हैं और पटना में CO के यहाँ भी कॉल कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी व्यवस्था है जिसको कि लॉजिस्टिकली पूरा सही से बना दिया गया है और आशा है इस सुविधा के बाद शायद दुनिया का शायद ही ऐसा कोई चुनाव होगा जिसमें कि 90,712 BLOs, 243 EROs, 38 DEOs और CO स्वयं मतदाताओं के लिए किसी भी दिक्कत अगर उनको आ रही है या ग्रीवेंस है उसके लिए सचेत रहेंगे। नेक्स्ट, ये भी बिहार में पहली बार हो रहा है। पहले जो ऑब्जर्वर्स हम लगाते थे कुछ असेंबलीज को मिलाकर लगा देते थे, लेकिन अब 243 असेंबलीज में 243 जनरल ऑब्जर्वर्स होंगे जो कि विभिन्न राज्यों से वरिष्ठ IAS अधिकारी नामित किए गए हैं जो कि बिहार के रहने वाले नहीं हैं। इसी तरीके से जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो पुलिस ऑब्जर्वर्स हैं वो हर जिले में एक होंगे और एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स को हम लोगों ने चुनाव आयोग ने कुछ असेंबलीज को मिला के नामित किया है। इन ऑब्जर्वर्स के फ़ोन नंबर भी और असेंबली किस असेंबली से हैं वो आपको ECI नेट पर भी मिल जाएंगे और वेबसाइट पर भी मिल जाएंगे, जिससे कि अगर कोई भी ऐसी बात है या शिकायत है तो आप इन ऑब्जर्वर्स को बतला सकते हैं। ऑब्जर्वर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन वर्क एज आईज एंड ईयर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन। तो ये सुविधा भी इस चुनाव में हर असेंबली में मौजूद रहेगी। इस बार चुनाव आयोग टेक्नोलॉजी को भी बहुत बड़े तरीके से लीवरेज करना चाहता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये अलग अलग ऐप्स होती थी, सी विजिल,
जिसमें कि आप कोई भी एमसीसी वायलेशन की शिकायत डाल सकते हैं। 100 मिनट्स के अंदर रिस्पांस टाइम है। अगर 100 मिनट्स के अंदर नहीं होती है तो जिला कलेक्टर उसको स्वयं देखते हैं और सीओ भी स्वयं देखते हैं। नो योर कैंडिडेट, वोटर हेल्पलाइन ऐप, ये सारी की सारी। नेक्स्ट, अब ईसीआई नेट पर भी होंगी। पुरानी सुविधा हमने हटाई नहीं है क्योंकि कई लोगों के पास पुरानी चीज़ें डाउनलोडेड हैं, बट अगर ईसीआई नेट अगर आप डाउनलोड कर लेते हैं तो सारी एक जगह ये सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट, बिहार के मतदाताओं की संख्या आपको जान करके अचरज होगा कि उससे बड़े मतदाताओं की संख्या दुनिया के सिर्फ 10 या 11 देशों में ही है। बिहार के चुनाव आयोग मानता है कि मदर ऑफ ऑल इलेक्शंस है और इसीलिए हर लेवल पर, हर स्तर पर चुनावी कर्मियों की तैनाती है। पोलिंग पर्सनल लगभग 4.5 लाख, सेक्टर ऑफिसर्स लगभग 9.6,000, माइक्रो ऑब्जर्वर्स लगभग 17.8,000, माइक्रो ऑब्जर्वर्स फॉर काउंटिंग 4,800, काउंटिंग ऑफिशियल लगभग 28,000, पुलिस ऑफिशियल 2.5 लाख। और जहां पर भी आइडेंटिटी ऑफ वोटर्स का इशू आता है, सहायता देने के लिए आंगनवाड़ी सेविकास भी उपलब्ध रहेंगी और कुल मिलाकर 8.5 लाख चुनावी कर्मी बिहार विधानसभा के आम चुनाव 2025 में रहेंगे। अब मेरे ख्याल से तारीखों का ऐलान कर देना चाहिए। नेक्स्ट, बिहार के चुनाव 2 फेजेस में होंगे। पहले फेज के डेट गैजेट नोटिफिकेशन 10 तारीख को आएगा, दूसरे का 13 को। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशंस पहले फेज की 17 को होगी, दूसरे की 20 को। स्क्रूटनी 18 और 21। विड्रॉल की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर और 23 अक्टूबर। और डेट ऑफ पोल 6 नवंबर थर्सडे और दूसरा 11 नवंबर ट्यूसडे। काउंटिंग 14 नवंबर को होगी और पूरी चुनावी प्रक्रिया 16 नवंबर तक समाप्त कर ली जाएगी। नेक्स्ट, जो बिहार के 38 जिले हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है। जो आप पीला रंग देख रहे हैं वो फेज 1 है और जो आप गुलाबी रंग देख रहे हैं वो फेज 2 है। इसकी सॉफ्ट कॉपी आप सब लोग को दे दी जाएगी। नेक्स्ट, बिहार के आम चुनावों के साथ साथ 8 बाई इलेक्शंस भी होंगे। जम्मू कश्मीर के 2, बडगांव और नगरोटा, राजस्थान के अंता, झारखंड की घाटशिला, तेलंगाना जुबली हिल्स, पंजाब में तरन, मिजोरम में दंपा, ओडिशा में नौपादा। इनकी तारीखें भी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से यहाँ पर दी गई हैं। डेट ऑफ पोल लेकिन सबका 11 तारीख ही होगा और काउंटिंग 14 नवंबर को होगी। इसके साथ कुछ चीज़ें हम ज़रूर बताना चाहेंगे। सबसे पहले मतदाताओं के नाम एक संदेश रहेगा, वो यह कि कृपया 6 नवंबर, 11 नवंबर 2 चरणों में बिहार के चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है। यानी 6 और 11 नवंबर को 5 दिन के फासले पर पहले और दूसरे चरण की वोटिंग होगी और 14 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे। 22 तक ये है, मतलब आप समझ सकते हैं कि लगभग वो आ रहे हैं परिणाम। पता नहीं इस पे कौन क्या कहेगा। पूछ लीजिए भाई। राहुल गांधी जी को अब इस पर तो चुनाव धन्यवाद देना चाहिए। नहीं, राहुल गांधी जी को ही नहीं है, अगर बीजेपी वाले हैं उनसे भी पूछ लीजिए। हाँ,
तो 14 नवंबर को कह रहे हैं कि अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू, वहां पर वैसे बिहार में अलग एक चाचा भतीजे वाले कई सारे रिश्ते हैं जिनको निपटाने में, लेकिन बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, 6 को पहले चरण का चुनाव होगा, फिर जो मतदान होगा 11 नवंबर को होगा और 14 को यानी 3 दिन के बाद काउंटिंग हो जाएगी और 14 नवंबर को यह तय हो जाएगा कि क्या पुनः 10वीं बार 20 साल शासन में रहने के बाद नीतीश कुमार सीएम बनेंगे या फिर तेजस्वी यादव के लिए इस बार आर और पार की लड़ाई है। 20 साल से आरजेडी सत्ता से बाहर है, ऐसे में उस कुनबे के लिए भी जिसमें कांग्रेस पार्टी है, वाम दल है, इनके लिए एक बहुत बड़ा इस बार मौका होगा। तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार बीजेपी के सहयोग से, क्या चिराग पासवान के सहयोग से, कुशवाहा के सहयोग से वो इस बार सरकार पुनः बना लेते हैं। बिहार इस बार कई मायनों में नए सिरे से इतिहास लिखेगा। 20 साल नीतीश शासन के बाद जनता किसको चुनती है, ये नए सिरे से बताएगा कि जनता की पसंद क्या है। तमाम मुद्दों पर चर्चा हो रही है, लेकिन 2 चरणों में 6 और 11 नवंबर को वोटिंग हो रही है। आपके कार्यकारी अध्यक्ष सत्यप्रकाश मिश्रा जी, संजय झा जी की बात लगता है कि चुनाव आयोग को पसंद नहीं आई। 243 सीटें हैं और उन्होंने सोचा है कि 121 सीट पर पहली बार 122 सीटों पर 2 चरण में चुनाव कर रहे हैं। पिछली बार 3 चरण में चुनाव हुआ था, चुनाव आयोग 3 से 2 चरण पे आया। ठीक है, उन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया जो महाराष्ट्र में 1 चरण में हुआ था। इन 2 चरणों में जो 6 और 11 को वोटिंग होगा, ठीक आज से 1 महीने बाद पहली वोटिंग होगी और 14 नवंबर को परिणाम आएगा। आप कह रहे थे, शशि जी कह रहे थे कि चाचा नेहरू, एक बात समझिए कि लोकतंत्र में जब चुनाव का अभियान शुरू हुआ होगा इस देश में, तो हमें वैचारिक रूप पे किसी से मतभेद हो सकता है, लेकिन वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे और 20 साल से नीतीश कुमार लगातार सरकार में हैं, तो उन्होंने कभी नेहरू जी के खिलाफ कोई टिप्पणी करी है क्या? ऐसी तो कोई बात है नहीं। 14 नवंबर से आप खुश हैं, नाखुश से हैं, या 14 नवंबर की आप प्रशंसा कर रहे हैं कि वो दिन हम चुना खुश गया? है। 2 चरण में चुनाव है, ठीक है, चुनाव आयोग ने उस बात को स्वीकार नहीं किया, उसकी अपनी समझ है, उसको चुनाव कराना है, उसका विशेषाधिकार है। कंचना जी, आपकी पहली 20 नवंबर को कार्यकाल समाप्त हो रहा है। जिस भी स्थिति में होगा नीतीश कुमार दोबारा चुनकर आएंगे और 14 नवंबर को आपके साथ बैठेंगे इसी शो में। 14 नवंबर को नीतीश कुमार बैठेंगे? नहीं, हम बैठेंगे आपके शो में, बैठेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार तो इंटरव्यू देते नहीं है भाई। नीतीश कुमार हम तो सम्राट चौधरी तक चले गए, बगल में उनका घर था, बोलते रहे कि एक इंटरव्यू करवा दीजिए, मुख्यमंत्री जी इंटरव्यू नहीं देते हैं। कंचना जी, जल्दी से आपका रिएक्शन। 6, 11 को वोटिंग है, 14 को काउंटिंग है। नहीं, इसको हम अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि देखिए 2015 में 5 फेज में हुआ था और फिर 20 में 3 फेज में हुआ था, तो 1 फेज में कराना। वैसे भी ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी ने लास्ट टाइम जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे तो उन्होंने 3 लैंग्वेज में वो बोले थे। इसका मतलब उन्होंने खुद बताया कि कितनी विविधता है बिहार में और एक चरण में ये पॉसिबल नहीं है। हम ये नहीं चाहते कि आप 10 में कराइए, 20 चरण में करा दीजिए, इतना स्ट्रेच कर दीजिए। हम ये भी नहीं कहते कि आप एक ही दिन पूरे इतने बड़े स्टेट में एक ही दिन चुनाव करा दीजिए। तो जो भी डिसीजन है, हम चाहेंगे कि वो पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ चुनाव हो। 14 तारीख को अगर मतगणना है, 14 तारीख को ये सत्ता से बाहर होंगे, हम सत्ता में आएंगे, हमारी सरकार बनेगी, हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे, इसकी हमें पूरी उम्मीद है। ठीक है शशि जी, आपकी प्रतिक्रिया? कोई डाउट ही नहीं है। वैसे एक व्यक्ति से शशि जी मुझे उम्मीद है कि उनको कुछ ना कुछ इसमें नुक्स दिखेगा, वो आशुतोष जी है। आपके बाद मैं उनके पास जाऊंगी, आशुतोष जी को भी दिखा दीजिए। शशि जी, आपका क्या कहना है इन डेट्स पर? देखिए, ऐसा है कि चुनाव जल्दी से जल्दी खत्म होने चाहिए। हाँ। और अगर ये 2 चरणों में हो रहे हैं तो मुझे तो अच्छा ही लग रहा है। 1 चरण में होते तो और ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि काम बहुत से रुके रहते हैं जनता के, बिल्कुल, जो कि बहुत बाधित होते हैं। तो ये बहुत अच्छा फैसला है। ऐसा लगता है महीना मतलब सरकार मतलब यही हो रहा है, वोटिंग ही चल रही है और पूरा काम ठप पड़ा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो और अब टाइम भी कम ही विनोद जी है। हाँ, जल्दी मैं बता रहा हूँ कि ये तो 2 चरण बहुत ठीक है, लेकिन मुझे लगता है 6 नवंबर की जो तारीख है, कहीं ऐसा ना हो फिर राजनीतिक दलों का दबाव बढ़े कि कार्तिक पूर्णिमा का स्नान है और गुरु नानक जयंती है तो फिर चुनाव आयोग को बदलना पड़े। हरियाणा में ऐसे ही हुआ था। चुनाव आयोग को अपनी तारीख बदलनी पड़ी थी, तो उससे बेहतर होता अगर यही मैं चर्चा भी कर रही थी संजय से कि 6 के बजाय 7 नवंबर कर देते या 5 नवंबर कर देते तो ज्यादा बेहतर होता। अब उन्होंने ऐसा क्यों किया है तो चुनाव आयोग ही जाने, लेकिन अब जो है घोषणा हो चुकी है और 2 चरण का चुनाव मुझे लगता है ठीक है। आशुतोष जी? नहीं, 2 चरण का चुनाव ठीक है, लेकिन इसमें मेरी राय बहुत स्पष्ट है कि अब ये जब स्टैगर्ड फॉर्म में चुनाव उस वक्त हुआ करते थे जब देश के अंदर चुनाव के दौरान हिंसा होती थी, बैलेट पेपर लूटे जाते थे और फिर जो लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी थी उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक किया जाता था। अब तो चुनाव के अंदर हिंसा बिल्कुल नहीं होती, लगभग खत्म हो गई हिंसा। वैसे में कोशिश ये करनी चाहिए कि पूरे देश में या जहां भी हो 1 चरण में चुनाव हो। और दूसरी बात जो मैं कहूंगा ज्यादा कंट्रोवर्शियल है वो ये है कि 2 टर्म से ज्यादा किसी को अपने पद पे नहीं रहना चाहिए, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, चाहे एमएलए हो और चाहे प्राइम मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर हो। ये कहां से आया शशि जी? ये इन्होंने रात ये कहां से आया? शशि जी बोल रहे
नहीं, मैं अपने कुलीग्स की किसी बात का ऐसे जवाब नहीं देता। ये आशुतोष की अपनी राय है। लोकतंत्र में और संविधान में जिसके वो भी बहुत कायल हैं। अच्छा, 2 बार जो लड़ ले उसको भी अलग करना है या 2 बार के बाद? नहीं, अब वो आशुतोष की अपनी राय है। मैं आशुतोष से हम उसको वो एलोबरेट कर सकते हैं इसको। हाँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं कि इस तरह की कोई बंदिश होनी चाहिए। संविधान बदलना चाहते हैं आशुतोष जी, बोलो आप यही है। संवैधानिक संशोधन करना पड़ेगा। नहीं, वो खेल रहे हैं। आशुतोष जी संविधान नहीं बदलना चाहते, वो एक नया पाशा फेंक रहे हैं उस समय जिस समय नीतीश कुमार 5वीं बार मुख्यमंत्री बन सकते हैं। 10वीं बार, टेक्निकली 10वीं बार, वो अलग है, 5 टर्म में बन मतलब सकते हैं। इसके पहले ज्योति बसु साहब का एक लंबा कार्यकाल रहा है। हाँ। तो आशुतोष जी ने एक नया पाशा फेंका है। किसके समर्थन में फेंका है वो तो बेहतर जानते हैं। आशुतोष जी एक राज्य को चला करके एक मुख्यमंत्री जब उसको विकास की पायदान पर ऊपर खड़ा करता है तो उससे ऊपर भी उसका एक सपना होता है। 1 करोड़ रोजगार देंगे नीतीश कुमार, आने दीजिए सरकार में फिर से 5 साल के लिए। देखिए, प्रकाश जी अपने मित्र हैं इसलिए मैं एक बात कहूंगा। देखिए, महत्वपूर्ण चीज क्या है, आज जिस तेजी से टेक्नोलॉजी के समय में दुनिया बदल रही है, समाज बदल रहा है, फ्रेश आइडियाज होने चाहिए, फ्रेश लीडरशिप होनी चाहिए हर कुछ समय के बाद। अन्यथा पुराने रस्मों से, पुराने रिवाजों से, पुरानी सोच से आगे नहीं बढ़ सकते। और हिंदुस्तान को अगर आप आगे संविधान बदल देना चाहते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए संविधान को बदलना चाहते हैं। बात है, मैं कह रहा संविधान में इसको लेके चिंता होनी चाहिए। और मैं ये बात बड़ी गंभीरता के साथ कह रहा हूं। आज बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस में 40 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में, ठीक है, मैं लौट रही हूँ। शशि शेखर आप पटना में है। शशि भूषण, माफ कीजिए, शशि शेखर जी का नाम मुंह पे आ गया। शशि भूषण, बात कीजिए वहां पर, क्या कह रहे लोग? और धन्यवाद कि एक शांतिपूर्ण पारदर्शिता के साथ लोकतंत्र बिहार मनाए, इसके लिए विस्तृत योजना बनाई है। और बिहार लोकतंत्र की जननी भी है। लोकतंत्र की जननी वैशाली इसी बिहार की पावन भूमि में है। और जो 2 तारीखें तय की गई है वह बिहार के चुनाव के लिए बहुत ही अनुकूल है। और यहाँ बिहार के लोग राजनीतिक सोच के लिए पूरे देश में जाने जाते हैं। और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा हूं कि जो चुनाव आयोग ने व्यवस्था बनाई है और 1990 से 2005 तक जो जंगल राज में बूथ लूट लिए जाते थे, मतदाताओं को धमकाया जाता था, रोका जाता था, वह अब बिहार में नहीं हो पाएगा। वैसे भी जब से 2005 से एनडीए की सरकार बनी है उस समय से चुनाव आयोग को सहयोग कर इस व्यवस्था में सफलता प्राप्त करने का अच्छा प्रयास किया है। सफलता मिली भी है। लेकिन इस बार के चुनाव आयोग ने जो योजना और व्यवस्था बनाई है यह स्पष्ट रूप से है कि 100% शांतिपूर्ण और पारदर्शिता के साथ होगा। बूथ लुटेरों की गुंजाइश नहीं और उन्मादियों की गुंजाइश नहीं, वोटर को धमकाने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं। और उसने जिस प्रकार से सुरक्षा का, मतदाताओं की सुविधाओं का जो बंदोबस्त किया है, चुनाव आयोग को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो 6 नवंबर और 11 नवंबर की तारीख चुनाव आयोग तय कर दी है, तो बिहार के लोगों ने भी 6 नवंबर और 5 नवंबर को यहाँ विपक्षी, परिवारवादी, भ्रष्टाचारी, जंगल राज के साथ उनके गठबंधन के लोगों यानी विपक्ष की पार्टियों का
उस दिन सफाया की तिथि भी बिहार के लोगों ने तय कर दिया। जी, आप लोगों ने एक फेज की मांग की थी, भाजपा ने मांग की थी कि एक फेज में चुनाव हो। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इलेक्शन कमीशन सबकी बात सुने हैं और सबकी बातों को सुनकर जो निर्णय लिया है, और ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसा, अभी तक तो मेरी जानकारी में नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो नित्यानंद राय को आप सुन रहे थे, केंद्रीय मंत्री हैं और बिहार से हैं, और जैसे ही चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ तो उन्होंने फौरन आकर पूरी पार्टी की जो सोच समझ है और कैसे पार्टी की उम्मीदें बनी हुई हैं इन सब पर अपनी चर्चा शुरू कर दी। सुजीत, आपको क्या समझ में आ रहा है? 2 फेजेस में हो रहा है, 6, 11 और 14 को काउंटिंग है। देखिए, अगर एक चरण में होता तो ज्यादा बेहतर होता। इस बार उम्मीद थी कि 1980 और 90 में दोनों साल में एक एक चरण में चुनाव हुए थे। इस बार भी मतलब एक इतिहास बनता कि एक चरण में चुनाव हो। वैसे अगर देखा जाए तो 1985 में 2 चरण में चुनाव हुए थे। 40 वर्षों के बाद फिर से बिहार में 2 चरणों में चुनाव होंगे, ये काफी खुशी की बात है, काफी अच्छी बात है और राहत की बात होती है। पहले क्या होता था कि एक महीने तक चुनाव लोग मतदान करते थे और 1 महीने के बाद रिजल्ट आ रहा है। अब मुझे लगता है कि 8 दिन के अंदर में ये रिजल्ट सामने होगा, तो लोगों की जो एक भावना रहती है, क्यूरियोसिटी रहती है कि जल्दी से रिजल्ट आए और हम देखें कि किसकी सरकार बन रही है, तो वो भी अवधि काफी कम हुई है। और इसमें दिन का भी मुझे लगता है काफी ख्याल रखा गया है। गुरुवार और मंगलवार का दिन रखा गया है, तो काफी सोच समझ के कोई लंबी छुट्टी पे ना जाए, चयन किया गया। मुझे क्योंकि बीच में देखा गया था लोग वीकेंड को क्लब कर लेते थे, वोट नहीं डालते थे, कहीं घूमने निकल जाते थे। प्रचार के लिए ना कितना समय लेकिन बचाया? 6 अक्टूबर के बाद अब 6 नवंबर को पहली वोटिंग है विनोद जी। नहीं, प्रचार के लिए तो पहले से चल ही रहा है प्रचार, और करीब करीब जो दोनों खेमों के जो कमिटेड मतदाता हैं वो तो अपना मन बना ही चुके हैं। अभी सीट शेयरिंग तो फाइनल करेंगे, सीट शेयरिंग, सीट नंबर ऑफ सीट्स और फिर टिकट। लेकिन मैं एक बात जो आशुतोष जी जो कह रहे थे ना, उस पर एक टिप्पणी करना चाहूंगा। ठीक है, उनको सुझाव अपनी जगह अच्छा है कि फ्रेश माइंड आना चाहिए, फ्रेश लीडरशिप आनी चाहिए, लेकिन जनता पे भी छोड़ देना चाहिए ना। जनता तय करेगा उसको फ्रेश माइंड चाहिए, फ्रेश लीडर चाहिए, फ्रेश उसको चाहिए, तो पब्लिक हरा देना पुराने नेताओं को। नए नेता को मिस्टेक कर रहे हैं। आशुतोष जी ने अपना पक्ष इशारों में साफ कर दिया। क्या पक्ष साफ किया? उन्होंने अपना साफ किया है, उनकी पसंद क्या है। उन्होंने जो हमारे नीतीश कुमार को टारगेट किया, बिल्कुल किया है उन्होंने जो जातिगत सर्वे हुआ था, नीतीश कुमार लड़ते हैं, तो सांसद और विधायक की बात कर रहे हैं। ये उनकी राय है, उसमें पक्ष किसी का नहीं है। उन्होंने इशारों में खेला है पाशा, उस पासे को मैं समझ रहा हूं। मेरा उनसे आग्रह यह है कि ये बिहार के चुनाव के समय आपको याद आया, ये आना चाहिए था बहुत पहले याद, जब आप पत्रकार थे, जब आप संपादक हुआ करते थे, इस पर एक बहस कराते। भाई पंडित जी, मुझे नहीं याद है, लेकिन एक पॉइंट है आशुतोष जी, अनुभव और जिम्मेदारी जिसके कांधे पर है, जिसने चलाया हो शासन, प्रशासन और सुशासन, उस नीतीश कुमार के 5वें कार्यकाल जो उनको मिलेगा, उस पर आपने पासा फैला है। नीतीश कुमार तो चुनाव ही नहीं लड़ते हैं। एक मिनट, नीतीश कुमार सीधे चुनाव नहीं लड़ते हैं, ठीक है, लेकिन क्या एमएलसी का चुनाव नहीं होता है? या वो पहले चुनाव नहीं लड़े हैं? विधानसभा का चुनाव उन्होंने 95 में जो हरनौत से लड़ा, आपको एक चीज याद दिलाता हूं, आशुतोष जी को शायद याद हो, अगर याद करे वो बगैर विधानसभा उस गए चुनाव प्रचार में चुनाव जीते थे हरनौत से। तो ये उनका एक अचंभित करने वाला ये था, उन्होंने एक एड्रेस किया था बिहार को कि मेरे गांव की जनता है, वो मुझे चुन लेगी, मैं बिहार में बाकी जगह प्रचार करूंगा। आशुतोष देखिए, अब मेरे पर टिप्पणी कर रहे हैं तो चलिए कोई बात नहीं है, हम लोग तो पत्रकार हैं, इस तरीके की टिप्पणियों के आदी हो चुके हैं सुनने के लिए आज के जमाने में। महत्वपूर्ण सवाल क्या है जिस पर गौर नहीं किया जाता कि ब्यूरोक्रेसी में कितना भी काबिल आदमी हो, उसको 58 साल की उम्र में या 60 साल की उम्र में रिटायर कर दिया। क्यों किया जाता है? आप उसको कंटिन्यू करिए ना 75 साल तक, 80 साल तक पद पे बना रहे। इसलिए होता है क्योंकि फ्रेश आइडियाज हमारे हिंदुस्तान में आने लगभग बंद हो गए। क्यों इस देश का प्रधानमंत्री 75 साल का हो या 80 साल का हो या 82 साल का हो? और मैं ऐसे नरेंद्र मोदी जी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि इस देश के अंदर जहां बड़े आशुतोष जी अक्सर टाइमिंग की बात होती है किसी बयान को लेकर, और आपकी भी टाइमिंग को लेकर यहां पर प्रश्न उठ रहे हैं, लेकिन एक ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूं, फौरन लौट रही हूं, कवरेज जारी है, देखते रहिए। प्रेजेंटेड बाय
पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। लॉयर शर्मा जी ने अपने दीवारों पर JK मैग